नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। शराबबंदी एक ऐसा विषय रहा है भारतीय राजनीति में जो हर बार लागू करने के बाद सरकारों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर देता है। इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं कई राज्यों में हुए हैं और जाहिर है कि अगर आज की तारीख में पूरे देश में शराबबंदी केवल 2 जगहों पर है, गुजरात और बिहार, तो बाकी राज्यों में इसे ऐसा बढ़िया कोई आदर्श नहीं माना गया कि भाई लागू करना है इसको। गांधी के देश में जाहिर है, गांधी के देश में शराबबंदी होनी चाहिए, आदर्श तो यही कहते हैं। गांधी इसके खिलाफ थे, लेकिन गांधी जिस राज्य से आते हैं गुजरात, वहाँ शराबबंदी है, पर कैसे उपलब्ध होगा इसकी व्यवस्था भी सरकारी तरीके से ही की गई है। बड़े बड़े होटलों में बाहर से जाने वाले लोग वो टिकट लेकर के खुद जाते हैं, पहुंचते हैं वहाँ, और क्योंकि वो बाहर से आए हैं टिकटों के आधार पर उन्हें सेवन करने का अवसर मिलता है। यानी कि गुजरात की ज़मीन पर सेवन तो हो ही रहा है। आप जाएंगे तो लोग बाग आपसे मांगने लगेंगे, टिकट दे दीजिए अपना, क्योंकि अगर वो आपके काम की नहीं है, अगर आपको वहाँ सेवन नहीं करना है तो दूसरे जो वहाँ के बाशिंदे हैं उनके काम आ जाता है। फिर दूसरी स्थिति जो है वो है स्मगलिंग की, जो कि आपको राजस्थान से ज़बरदस्त तरीके से होती हुई दिखाई पड़ती है। आए दिन लोग पकड़े जाते हैं और भी दूसरे बॉर्डर्स से। तो क्या स्थिति है वहाँ पर गुजरात में शराबबंदी की, वो तो वैसे ही पता लग जाता है। और ऐसे में जबकि गुजरात एक रिच स्टेट है, शराबबंदी की वजह से जो उसे रेवेन्यू का नुकसान होता है, राजस्व का नुकसान होता है, वो महसूस नहीं होता है। लेकिन बिहार में तो ये जो राजस्व का नुकसान है ये इतना ज़बरदस्त तरीके से महसूस लोगों को हो रहा है कि दूसरे सेक्टर्स के लिए पैसे नहीं हैं। लेकिन साल 2016 में एक फ़ैसला नीतीश कुमार की तरफ से लिया गया और उस फैसले को आज 8 साल बाद भी लागू रखा गया है। और एक ऐसा ये फैसला है जो कि जिस दिन से आया उस दिन से बहस में है। इस फैसले में दम इतना है कि नैतिक रूप से कोई भी इस फैसले के खिलाफ जा नहीं सकता है। ये उसकी मजबूरी है, उसे आदर्शवादी बातें कहनी पड़ती हैं, हकीकत भले ही कुछ हो। लिहाजा उस वक़्त जब ये लाया जा रहा था उस वक़्त भी किसी ने विरोध नहीं किया था। बिहार में शराबबंदी होनी चाहिए सबों ने कहा था। लेकिन उसके बाद जो तांडव हुआ बिहार में और अवैध रूप से जिस तरह से शराब होम डिलीवरी के माध्यम से बिकने लगी, उसकी कहानियाँ देश के बड़े बड़े अखबारों में छपने लगीं। ऐसी कहानियाँ भी छपी कि जब्त की जा रही है शराब और थाने में लाई जा रही है, और ट्रक की ट्रक शराब जो है ये कहा जा रहा है कि चूहे पी गए जी, और एक भी बोतल बरामद नहीं हो रहा है। कोई ऐसा शहर नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं बिहार में जहाँ पर लोगों को अगर शराब की बोतल चाहिए तो वो उपलब्ध नहीं हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि ये मुख्यमंत्री या जो बड़े अधिकारी हैं जो सीधे लॉ एंड ऑर्डर को देखते हैं, एक्साइज विभाग से संबंध रखते हैं, उनको पता नहीं है। बिल्कुल पता है, उन्हें पता है, पर क्या करें, क्योंकि हालात ही ऐसे हैं। इतने बड़े पैमाने पर स्मगलिंग हो रही है और कहीं ना कहीं प्रशासन का एक बड़ा अमला जो है इस मुनाफाखोरी में खुद को शामिल कर चुका है और वो भी लाभ कमा रहा है। तो अब आप ये देख लीजिए कि इस तरह से वहाँ पर भी वही हाल हो गए जो कि बाकी के राज्यों में होता है। हरियाणा में भी कभी लागू किया था बंसीलाल ने, नहीं चल पाया था। ये चल नहीं पाता है। एक तो राजस्व का लॉस, और दूसरा है कि खाने पीने की जो आज़ादी हमारे देश में लोगों को दी गई है उसके तहत ये तो ज़रूरी है कि अगर कोई व्यक्ति सेवन कर रहा है नशे का, शराब का, तो उसे अचानक से कह दीजिए कि नहीं, आपको नहीं करना है, तो वो उसकी व्यवस्था करने लगता है।
पर ऐसा नहीं है कि इसके अच्छे परिणाम नहीं निकले, अच्छे परिणाम भी निकले। अच्छे परिणाम इस मायने में निकले कि आपको आए दिन सड़कों पर पीकर लुढ़कते हुए लोग नहीं मिलते थे। आपको वैसे लोग जो कि अपनी आय का ज़्यादा खर्च कर देते थे नशाबाजी पे, वो पैसे थोड़े बचे, उसने थोड़े से घर में ज़्यादा देने शुरू किए। महिलाओं के साथ जो हिंसा होती थी उसमें स्टडीज़ वहाँ बिहार में की गई, उसमें कमी आई। वैसे स्टडीज़ का जहाँ तक सवाल है तो उसमें तो मैं कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमेशा जो हुक्मरान होते हैं उनके मिजाज को देख करके स्टडीज़ की जाती हैं, और आंकड़ों का खेल ऐसा होता है कि वो सामने वाले को खुश करने की गरज से कई बार स्टडीज़ भी होती है। एक स्टडी ये की गई थी कि शराब बंदी की वजह से दूध की खपत बढ़ गई है। अब ये बिहार में अगर इस तरह की स्टडीज़ हो रही हैं तो ये जाहिर है कि ये बड़ा गज़ब है कि आप चॉक एंड चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं, जो कि संभव ही नहीं है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों को कंपेयर करना बड़ी फालतू वाली बातें हैं। लेकिन सामाजिक रूप से इसका लाभ तो हुआ, पर उससे ज़्यादा चुनावी लाभ नीतीश कुमार को हुआ। अब चुनावी लाभ चूँकि इसलिए कि उनका महिला वर्ग जो है वो वोटर है, वोट बैंक है, और उसे ये लगता था कि ये एक ऐसा फ़ैसला है जो कि नीतीश कुमार ने हमारे लिए लिया है। लिहाजा अगर महिलाएं आज नीतीश कुमार को वोट करती हैं तो उसके पीछे एक वजह ये भी होती है कि उन्होंने शराबबंदी लागू कर रखी है, ऐसी मान्यता है। तो शराबबंदी तो इसका मतलब ये है कि चुनावी एक रणनीति के तहत बिहार में लागू की गई है, और उसको उस तरह से रखा अगर गया है तो किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लाभ के लिए रखा गया है। अगर ये बात है तो फिर इस चुनावी पैंतरे का विरोध भी चुनावी ही होता, और वो हम लोगों ने देखा कि विरोध किस तरह से होता तो था, लेकिन ऊपर खाने नहीं। बहुत लोग कहते सुनते नज़र आते थे, आपको ऑफ द रिकॉर्ड कहते थे नेतागण की नहीं समीक्षा तो होनी चाहिए, लेकिन जैसे ही मान लीजिए उनसे ऑन रिकॉर्ड कुछ पूछिए तो या तो खामोश रह जाते थे या फिर ये इम्प्रेशन देते थे कि वो शराबबंदी के ख़िलाफ़ नहीं हैं। वो चाहते हैं कि ये अजीब सा एक फ़ैसला है, एक बड़ा तुगलकी है, इसे ख़त्म होना चाहिए, लेकिन वो कह नहीं पाते थे। ये हिम्मत की प्रशांत किशोर जिन्होंने अभी तक पार्टी नहीं बनाई है, लेकिन अपना एक अभियान जो चला रहे हैं जनसुराज, और चूँकि उनका नाम पहले से था, वो चुनाव रणनीतिकार पहले से बड़े स्थापित रहे हैं, देश में बड़े बड़े लोगों के लिए उन्होंने काम किया है, चुनाव जितवाए हैं। तो भले ही उन्होंने पार्टी अभी तक नहीं बनाई है, लेकिन उनके कही गई बातों का, उनके कहे गए शब्दों का, उनके वादों का कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक ट्रैक्शन है, लोग बाग समझ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम 1 घंटे में अपनी सरकार बनने के शराबबंदी का फैसला हटा देंगे। अभी पार्टी उनकी नहीं बनी है, लेकिन वो सरकार तक पहुँचे और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी और 1 घंटे में हम शराबबंदी के कानून को हटा देंगे। 2 तारीख को पार्टी बनेगी, उसके बाद फिर ज़ाहिर है मैनिफेस्टो बनेगा। उसमें एक वादा ये भी होने जा रहा है 2 अक्टूबर के बाद कि शराबबंदी बिहार से हटेगा। अब आप समझिए कि एक तरफ महिलाएं हैं जो शराबबंदी के समर्थक हैं, वो नीतीश कुमार के साथ हैं, और अगर इसमें पॉलिटिक्स थी तो उसी पॉलिटिक्स का जो दूसरा पक्ष है उसका लाभ उठा रहे हैं प्रशांत किशोर। आपको हर पुरुष वर्ग में व्यक्ति मिल जाएगा, जो पुरुष वर्ग में हर व्यक्ति मिल जाएगा जो कि इस बात का विरोधी है। वो चाहता है कि जो दुकानें पहले थीं थोड़ी ही हों, लेकिन हो ज़रूर। इस तरह से शराबबंदी उचित नहीं है। आपको कई लोग मिल जाएंगे जो नेपाल चले जाते हैं शाम में, जो झारखंड चले जाते हैं 2 दिन के लिए, जो चले आते हैं उत्तर प्रदेश गाज़ीपुर, जो चले आते हैं दिल्ली और रांची, और इस तरह से वो अपनी पार्टी और सेलिब्रेशन वगैरह करके वापस चले जाते हैं। रेवेन्यू लॉस है। इस तरह के आयोजन अगर रांची में या दिल्ली में हो रहे हैं, अगर लोग पीने के लिए केवल स्टेट का बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं,
तो फ़ायदा क्या हुआ? नुकसान हुआ, क्योंकि रेवेन्यू का लॉस हुआ। वही बोतल वो जो खरीदते बिहार में, वो दूसरी जगहों पर जाकर के पैसे दे रहे हैं। पर इस तरह से चीज़ों को देखा नहीं गया। इसके अलावा आप अदालतों में केसेस की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और अदालतों में केसेस की संख्या इतनी बढ़ गई कि बाद में कानून बदला गया। करीब 13 लाख लोग कहा जाता है कि गिरफ्तार हो गए। जेलों में इतनी जगह कहाँ है? तो फिर कानून बदला गया, कानून को थोड़ा ढीला किया गया, और जो कंज्यूम कर रहे हैं उनको थोड़ी छोटी सज़ा दे करके छोड़ देने का प्रावधान आया। लेकिन जो माफिया हैं, जो स्मगलर हैं, उनके ऊपर कड़ा कानून। अब आप ही बताइए, स्मगलर पकड़ा कहाँ जाता है? पेडलर पकड़ा जाता है, जो इधर से उधर लेकर के जा रहा होता है। और बड़ा फल फूल रहा है। इसके पैसे से लोग बाग धनी हो रहे हैं, और ये पूरा पैसा जो एक्साइज डिपार्टमेंट को जाता है वो पुलिस डिपार्टमेंट को जा रहा है, जो कि बहुत जगहों पर संलग्न पाई गई है। वो जा रहा है उनको, जो कि स्मगलर्स हैं, वो बात जा रहा। और पुलिस भी जो अच्छे अधिकारी हैं वो इसको कंट्रोल इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि महकमे में ही बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि बहुत आसानी से शराबबंदी को 100% लागू की मुहिम को सफल नहीं होने देंगे। अब इस तरह की बातें अगर है बिहार में, तो ये तो चुनावी मुद्दा बनना था ही। प्रशांत किशोर ने शुरुआत कर दी, आज मुकेश साहनी उसमें कूद पड़े। उन्होंने भी कह दिया कि जी हाँ, हम इस बात को पूर्णतः मानते हैं कि शराबबंदी का ये जो फैसला है ये सही नहीं है। उन्होंने ये भी बात कही है कि अशोक चौधरी की जो ट्वीट है उसमें सच्चाई है और नीतीश कुमार को छोड़ देना चाहिए, और उसी क्रम में उन्होंने ये बात कह दी है। हालांकि जिसके साथ है वो, जिनके एलाए हैं आज की तारीख में, अब कौन कब तक किसका सहयोगी रहता है ये बात अलग है, लेकिन तेजस्वी के वो एलाए हैं। तेजस्वी यादव शराबबंदी के समर्थन में हैं। उन्होंने कहा है हम समर्थन में हैं, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड और तेजस्वी ये दोनों बड़ी पार्टियां हैं। और उन्होंने कहा है, तो लोग कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रशांत किशोर ने एक लाइन ले ली है तो उस कारण से ऐसा लाइन तेजस्वी यादव ने लिया है। लेकिन इतना बड़ा हम प्रशांत किशोर को क्यों माने कि वो उनकी कई बातों से प्रभावित होकर के कोई फैसले लेगा? इसलिए ले लेगा क्योंकि वो कह रहे हैं उनकी तो अभी पार्टी भी नहीं बनी है। तो जाहिर है कि ये एक ऐसा फैसला है जो कि लोगों को अपने स्टैंड क्लियर करने पड़ रहे हैं शराबबंदी के पक्ष में और विपक्ष में। अब देखिए कि अभी तक 2 लोकसभा के और 1 विधानसभा के चुनाव इस फैसले के बाद हो चुके हैं। साल 2016 के अप्रैल में ये फैसला आया था, लागू हुआ था, और उसके बाद साल 2019 के चुनाव हुए। किसी ने मना नहीं किया, विरोध नहीं किया। साल 2019 के चुनाव में ये चुनावी मुद्दा नहीं था। साल 2020 में फिर विधानसभा के चुनाव हुए, उस वक्त भी ये चुनावी मुद्दा नहीं था। फिर साल 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए, उस वक्त भी बिहार में ये चुनावी मुद्दा नहीं था। लेकिन 2025 के जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें ये शराबबंदी का मामला एक चुनावी मुद्दा बन चुका है। आप या तो इसके पक्ष में हैं या इसके विपक्ष में हैं। लोगों ने स्टैंड लेना शुरू कर दिया है। ये फैसला कितना सही है, कितना गलत है, ये लोग अपने तरीके से सुना चुके हैं। मुख्यमंत्री जी को भी पता है कि होम डिलीवरी हो रही है, लेकिन वो पीछे जाएं तो कैसे जाएं? इतनी बड़ी जीत के तौर पर जिसे प्रचारित किया गया है, उसमें पीछे जाना तो अब संभव ही नहीं है। या तो ये फैसला रहेगा और वो रहेंगे, या फिर इस फैसले के आलोक में अगर एक बड़ा वर्ग वोट करता है इसके खिलाफ, तो फिर उनकी गद्दी हिलेगी। ये इतना बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। कुछ उतना ही बड़ा मुद्दा जैसे कि बिहार में बाकी के 2 मुद्दे हैं। नल जल योजना से संबंधित जो कहानी है वो भी अपने आप में आप जानते हैं आज की तारीख है बहुत बड़ी कहानी है। और एक है ज़मीन सर्वे। ये जो ज़मीन सर्वे है ये अपने आप में चुनावी मुद्दा, बिहार के चुनावी मुद्दे बदल रहे हैं। नल जल योजना, लैंड सर्वे और शराबबंदी, ये 3 ऐसे नए मुद्दे सामने आए हैं जिनको लेकर के चिंताएं हैं। और कहा यही जा रहा है कि बिहार के जनमानस को ये 3 मुद्दे विभाजित करेंगे। ज़मीन सर्वे शायद कुछ और तैयारी के साथ आना चाहिए था, वो नहीं आया है, और इस कारण से
हर उस ग्रामीण को जिसके पास ज़मीन है, सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं और नए सिरे से निबंधीकरण अपनी ज़मीन का करवा पाने में बहुत कम लोग सक्सेसफुल हो पा रहे हैं। तरीके क्या हो सकते हैं? मुश्किल ये है कि सरकार कोई फिजिबिलिटी स्टडी नहीं कर पाई थी, तो उस बारे में कभी और बात करेंगे। लेकिन शराबबंदी के सवाल पर अब ये मुखर ऐसा सवाल है जिस पर सब लोग अपने अपने स्टैंड ले रहे हैं और जाहिर है अगर नीतीश कुमार अड़े रहते हैं तो फिर, जो कि वो अड़े रहेंगे, तो फिर चुनाव में नंबर 1 मुद्दा ये हो जाएगा। और जितने भी दलों ने इसके ऊपर स्टैंड नहीं लिया है, भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, उनके एलाय और भी तमाम दल जो इन सबको आने वाले दिनों में स्टैंड तो लेना ही पड़ेगा। हालांकि इस बात को मानकर चलिए कि बड़े बड़े लोग हैं हर पार्टी में जो कहते हैं कि ये गलत निर्णय है, पर इन प्रिंसिपल वो क्या लेते हैं, नज़रें इस पर बनी रहेंगी। आपको कैसा लगा ये वीडियो? आप हमें अपने कमेंट्स के ज़रिए बताते हैं। इस विषय पर भी लिख करके ज़रूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।